नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। आज हम बात करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य विस्तार और पतन के बारे में। कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत में कब आई और उसने कब तक शासन किया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम बहुत दिनों तक रहा। सबसे पहले जो कंपनी आई हमारे देश पर व्यापार करने वो थे पुर्तगाली, और ये सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाते हैं। पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, लेकिन लंबे समय तक भारत का शोषण किया, भारत पर व्यापार किया, भारत में राज्य किया, भारत की राजनीतिक दृष्टियों में हस्तक्षेप किया। तो इन लोगों ने कैसे किया, कौन सी रणनीति अपनाई जिससे ये इतने दिन तक भारत में रह सके, तो उसको हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो भारत की स्थिति कैसी थी। जिस समय पुर्तगाली भारत आए तो दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का शासन था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा है, और वो जो साम्राज्य था बिल्कुल असंगठित था। भारत की स्थिति को समझिए कि उस समय भारत पर मुगल लोग अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे और केंद्रीय शक्ति का भारत में अभाव था। केंद्रीय शक्ति का अभाव का मतलब वो लोग एक इस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे कि भारत को चारों ओर से बांध कर एक विशेष राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हों। इसका फ़ायदा उठाया बाहरी व्यापारियों ने। कैसे फ़ायदा उठाया? ये लोग धीरे धीरे आते हैं, भारत में इंटर करते हैं, भारत के व्यापारियों की स्थिति को, उनकी मनोदशा को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट था कि भारत में नौसेना नहीं थी। नौसेना का अभाव था भारत में, और इसका फ़ायदा इन व्यापारिक कंपनियों ने उठाया क्योंकि इनके पास जहाजी बेड़े थे, शस्त्र थे, तोपें थी। इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। जब वास्को डिगामा भारत आता है 1498 में, ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई भारत आया नहीं था। एक पुर्तगाली व्यापारी और था, बार्थोलोम्यू डियाज। ये 1488 में ही आ चुका था, यानी वास्को डिगामा के आने से पहले 10 साल पहले ये इस रास्ते से आ चुका था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका से ही लौट जाता है, ये भारत तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है। उस वक्त कालीकट का राजा रहता है जम्बूरिन। अब वो जम्बूरिन को खुश करने के लिए आगे क्या करेगा वास्को डिगामा, उसको एक संदेश भी भेजेगा कि आप मतलब मुस्लिम व्यापारियों से अपना संबंध तोड़ दीजिए। जब 1502 ईस्वी में वो दोबारा आएगा, सबसे पहले तो 1498 ईस्वी में आता है, और व्यापार में मतलब जो उसको मार्ग में जितना खर्च होता है उस खर्च को छोड़कर वो अपने व्यापार में 60 गुना लाभ कमाता है। जब वो इतना लाभ कमाता है तो पुर्तगाल में जाता है। वहाँ का सम्राट सोचता है कि क्यों ना इधर पूर्वी देशों से व्यापार किया जाए। जब वो भारत भेजता है पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल के साथ एक बार्थोलोम्यू डियाज, एक व्यक्ति है जो कि पहले ही आ चुका है इस रास्ते पर, उसको यहाँ पर भेजता है 13 जहाज और 1200 नाविकों के साथ। और वो क्या करता है, अरबों के साथ जम्बूरिन का युद्ध होता रहता था। जम्बूरिन जो कि कालीकट का राजा था, अब वो अरबों से खुद युद्ध करता है ताकि जम्बूरिन को खुश कर सके। और उसके बाद क्या होता है, वो जान पाता है डियाज की कालीकट से और कोचीन के संबंध भी अच्छे नहीं हैं, इसका भी वो फ़ायदा उठाता है। वास्को डिगामा जब 1502 में दोबारा आएगा तब वो जम्बूरिन को एक चेतावनी देता है कि आप मुस्लिम व्यापारियों से अपना संबंध तोड़ दीजिए, और जम्बूरिन जब मना कर देता है तब जाके युद्ध की स्थिति बनती है। ठीक है। अब एट लास्ट क्या होता है, पीछे की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो 1505 ईस्वी में पुर्तगाल सम्राट जो था वो भारत में एक नियुक्ति करना शुरू किया। गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति हुई, और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है। अब इसका प्रशासन इतना अच्छा था, ये तटीय क्षेत्र पर कब्जा किया जिससे अरब व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो गए, इटली के भी व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो गए। इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि अरब और हिंद महासागर पर ये लोग मजबूत हो जाएंगे अपने जहाजी बेड़ों के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, जिससे कोई भी अगर यहाँ पूर्वी देशों के प्रति व्यापार करने आए तो हमसे मिल कर जाए। अगर वो हमारे आगे नहीं झुकेगा तो हम उससे लूट मार कर लेंगे। पुर्तगालियों की एक लूट मार की नीति थी, और इसी के चलते ये बाद में फ्लॉप होंगे, क्योंकि इनका राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य था बहुत दूरदर्शी नहीं था, केवल व्यापार में लाभ कमाना और उसके बाद अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क जो था इसी के समय में 1510 ईस्वी में गोवा में अपनी व्यापारी फैक्ट्री को स्थापित करता है। 1509 में आता है ये पुर्तगाली गवर्नर बन के, 10 में गोवा पर, उसके बाद 11 में मलक्का पर, 1515 में कुरसुम जो कि ईरान का एक क्षेत्र था, सोकोत्रो द्वीप, सुमात्रा, जावा, हर जगह ये अधिकार करता चला जाता है। और इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा
जाता है। पुर्तगालियों ने तटीय प्रांतों पे समुद्री मार्गों पर सबसे ज़्यादा कब्जा किया, वहाँ के शासन प्रशासन पर अपना सबसे ज़्यादा अधिकार जताया। पुर्तगाली प्रशासन की बात करें तो पुर्तगाली जो गवर्नर था वो सबसे ज़्यादा, पहला जो पद होता था यहाँ पे वायसराय का होता था। सबसे बड़ा पद पुर्तगालियों में किसका था? वायसराय का था। उसके बाद एक पद था वडोर दा फजेंडा। ये पुर्तगाली लैंग्वेज है, इसका मतलब होता था कि नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी, राजस्व वसूलने का सबसे बड़ा अधिकारी, इसको क्या कहते हैं? वडोर दा फजेंडा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पुटअप किया जा चुका है कि पुर्तगालियों के नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो वडोर दा फजेंडा। उसके बाद एक पद होता था कैप्टन का, जो व्यापारिक फैक्ट्रियों की निगरानी करता था। व्यापारिक फैक्ट्रियों से तात्पर्य बस आप इतना समझिएगा कि एक गोदाम था जहाँ पर माल रखे जाते थे, ना कि आज की फैक्ट्रियों से उसका मतलब है कि जहाँ पर माल बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आता है नीनो दा कुन्हा। ये 1529 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आता है और यही वो व्यक्ति है जिसने कोचीन से राजधानी बदलकर गोवा को बनाया था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को अपनी राजधानी बनाई? तो यही नीनो दा कुन्हा। इसने बंगाल के हुगली में अपना पूर्वी मुख्यालय बनाया था। अब पुर्तगाली जो थे, भारतीय शासकों से इनका संबंध कैसा था? शुरू में हमने जाना कि जिस वक्त पुर्तगाली भारत आए उस वक्त गुजरात पर महमूद बेगड़ा का शासन था और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का शासन था। लेकिन इस वक्त 1536 आते आते गुजरात का शासक बदल चुका है, वो था बहादुर शाह, और वो हुमायूं से युद्ध करने के लिए पुर्तगालियों को अपने साथ मिला लेता है। एट लास्ट हुमायूं युद्ध में हार जाता है और वो वापस चला जाता है। लेकिन पुर्तगाली अपनी कूटनीति की सहायता से गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर देते हैं। अकबर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो मुगल सम्राट अकबर क्या करता है? वो पुर्तगालियों की सैन्य सहायता चाहता था, उनकी सैन्य सहायता, उनकी बंदूकें चाहता था, और इसलिए वो पुर्तगालियों से एक चाल चलता है। वो ऐसा उनको दिखाना चाहता है कि मैं धर्म से संतुष्ट नहीं हूँ, और पुर्तगाली जब उसे संतुष्ट करना चाहते हैं तो कई पादरी आते हैं, एंटोनियो कैब्रल आता है, रोडक्लिफो एक्वा विवो आता है, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाता। संतुष्ट कैसे कर पाएगा जब अकबर का वो परिप्रेक्ष्य ही नहीं था, वो सिर्फ दिखा रहा था, लेकिन असल में उसका मकसद था कि वो पुर्तगाली शस्त्र को अपनाना चाहता था, और जो सलीम था उसका बेटा, वो अकबर से विद्रोह करना चाहता था। बस इसीलिए वो पुर्तगालियों के साथ मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर मुगलों की और पुर्तगालियों की ये थी नीतियाँ। और लाहौर में गिरजाघर बनता है, 1608 में आगरा में बनता है, ये सब राजकोष से ही खर्च होता है। पुर्तगाली जो थे वो मुगलों को कुछ ना कुछ खुश करके अपने गिरजाघर को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में सफल हुए।